आप इस उम्र तक 125 से ज़्यादा किताबें लिख चुके हैं। बहुत सही कहा, बहुत सुंदर प्रश्न है। मेरी एक पूरी किताब का शीर्षक ही है। इतनी किताबों को लिखने के लिए आप पढ़ाई कितना किए हैं? किसी जीवित व्यक्ति के होते हुए ये पहली रचना है जो 8000 पन्नों से ऊपर की 8,500 पन्नों। इसके बारे में मुझे बताइए। आया फिर गणतंत्र दिवस, भाषणबाजी, नारेबाजी, फिर हो गया जस का तस, बटी मिठाई सबने खाई, मना लिया फिर हमने हर्ष, ना निकला कुछ भी निष्कर्ष, आया फिर गणतंत्र दिवस। एआई के भरोसे वहाँ पर कविता लिखेंगे तो उसमें आत्मा नहीं आएगी। जी, क्या आप तकनीक को भी आज वैसे ही उपयोग कर रहे हैं जैसा बाकी लोग करते हैं? मिठलवरा की आत्मकथा जो कस्बाई पत्रकारिता है जी, संपादक को मैंने मिठलवरा बनाया था। जी, तो ये कविता लिखने के लिए आप आज भी डायरी और पेन यूज कर रहे हैं? आज भी करता हूँ। ऐसा क्यों कि मैं दक्षिणपंथी नहीं हूँ, मैं वामपंथी नहीं हूँ, मैं सुपंथी हूँ। आपकी शुभकामनाएं साथ हैं, क्या हुआ अगर कुछ बलाएं साथ हैं, और हारने का अर्थ यह भी जानिए जीत की संभावनाएं साथ हैं, और इस अंधेरे को फतह कर लेंगे हम, रोशनी की कुछ कथाएं साथ हैं। तो मर ही जाता मैं शहर में बच गया, गांव की शीतल हवाएं साथ हैं। वाह, आपकी शुभकामनाएं साथ हैं। आज छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लेखक श्री गिरीश पंकज जी का नाम आया है पूरे देश के टॉप 100 साहित्यकारों में। जी हाँ, 100 साहित्यकारों में 10वां स्थान राही संस्थान ने इन्हें दिया हुआ है, और इसलिए आज हम गिरीश पंकज जी के पास पहुंचे हैं उनसे मिलने, उनसे देखने और उनसे ये जानने कि कैसे वो करते हैं लेखन, और कैसे उनकी पूरी प्रोसेस है, और कब से वो लेखन कार्य चालू किया, और कितनी किताबें उन्होंने आज तक प्रकाशित करवा चुकी है। इसलिए आज हम आए हैं। चलिए हम गिरीश पंकज जी से मिलते हैं। सर नमस्कार। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आज आपको इतना नाम मिला है, और आज आप पूरे देश के प्रसिद्ध लेखकों में आप शुमार हुए हैं। यार सब हमारे अनुजों का, अग्रजों का आशीर्वाद, अनुजों की शुभकामना और माँ सरस्वती का आशीर्वाद ही है कि इतने साल से लिखते लिखते अब ये स्थिति बनी है कि एक राही रैंकिंग ने मुझे देश के 100 लेखकों में शुमार किया और टॉप 10 में नाम दिया। हालांकि इस तरह की रैंकिंग पर मैं उस तरह से इतना विश्वास नहीं करता। मुझे लगता है जो काम मुझे माँ सरस्वती ने सौंपा है लिखने पढ़ने का, वही महत्वपूर्ण है। कई बार रैंकिंग के फेर में आदमी उलझ के रह जाता है कि मेरा 10वां नंबर आया, पहला नंबर कब आएगा, या मैं 100 नंबर में हूँ नहीं, उससे बाहर भी हूँ। ऐसी भी पीड़ा कईयों की है कि हम 100 नंबर में क्यों शामिल नहीं हैं। तो मुझे लगता है किसी भी लेखक को इन सब चीज़ों से परे होकर के सिर्फ लिखना चाहिए। लेकिन आज जैसा कि आप आए, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि कहीं न कहीं हमारे समाज में मीडिया या दूसरे लोग अगर किसी चीज़ का नोटिस लेते हैं, संज्ञान लेते हैं, तो लेखक का हौसला बढ़ता है कि नहीं, हमने जो काम किया है, जो रास्ता हमने चुना है वो अच्छा है, और लोग शुभकामना देने आ रहे हैं, यह बड़ी बात है। सर, आपने लेखन करते हुए आज इतनी सारी किताबें लिख दी, आप 100 से ज़्यादा किताबें लिख दिए, लेकिन इसकी शुरुआत आपने कैसे की? कैसे आपके मन में आया कि आप लेखन का कार्य करें? ये बहुत सुंदर सवाल है। सर एक सेकंड, इधर बहुत सारी किताबें हैं, तो मैं चाहूँगा कि हम ऐसे किताबों को देखते हुए बात करें और आप अपने अनुभव बताएं। तो शुरुआत से आप अपनी यात्रा थोड़ा बताइए। किताबों को देखना भी, आज मैं अपनी किताबें देखता हूँ, इतनी सारी किताबें हों, 100 से ज़्यादा हो गई, 125 किताबें मेरी हो गई जी। तो जब मैं अतीत की स्मृतियों में भटकता हूँ तो मुझे, जैसा आपने प्रश्न किया, तो मुझे याद आता है वो दिन जब मैं हाई स्कूल का विद्यार्थी था, और मनेनगढ़ जैसे छोटे से कस्बे में एक विद्यालय में वन्यजा नामक स्मारिका निकलने वाली थी जी। तो मास्टर ने कहा, झा साहब ने, कि भाई सब बच्चे इस पत्रिका के लिए अपनी रचनाएं लेके आएंगे जी। तो उस समय तक मैं कविता का क भी नहीं जानता था जी। तो मुझे लगा कि मुझे कुछ लिखना चाहिए, और अचानक एक दिन सोचते सोचते कि मुझे स्मारिका के लिए कुछ देना है जी, और एक कविता मेरे मन में फूट पड़ी। तो वो मेरे जीवन की पहली रचना थी जिसने मुझे इतना प्रेरित किया कि वो रचना फिर वन्यजा पत्रिका में छपी। तो छपने के बाद जो मन में भाव आया कि अब मुझे इसी क्षेत्र में जाना है, तो धीरे धीरे और कविताएं बनती गईं, लोगों का प्रोत्साहन मिलता गया जी। और धीरे धीरे वो जो गंगा थी, आते आते थोड़ा सा उसने अपना विराट रूप लिया, रचना रूपी गंगा जी। तो यही मेरी कहानी है कि शुरुआत एक कविता से हुई। सर, वो कविता की अगर 2 पंक्ति आपको याद हो तो? वो
कविता, चूँकि मेरे जीवन की पहली कविता है, पूरी कविता तो याद नहीं है, 4 पंक्तियाँ हैं, मैं सुनाना चाहूँगा जी क्योंकि मैं भी उस समय किशोर था, जी तो बच्चों को प्रेरित करना था, मुझे खुद अपने आप को प्रेरणा देनी थी। तो मैंने लिखा कि नींद से जागो प्यारे बच्चों, सवेरा सुहाना मौसम आया, खेल कूद के दिन बीते हैं, अब पढ़ने का है मौसम आया। खेल कूद को छोड़ो बच्चों, छोड़ो अब मनोरंजन की डोर, मन लगाकर पढ़ने की ओर, ध्यान लगाओ पढ़ने की ओर। इसी तरह की कुछ कविता है, बोल जी रहा हूँ मैं। जी जी तो वो जी। जो पहली कविता थी यार, वो उस कविता ने मुझे कहना चाहिए कि कवि बना दिया। कितने साल की उम्र थी उस समय उस आपकी? समय मेरी उम्र थी 15 साल थी मेरी उम्र। आप 15 साल की उम्र में ही पढ़ने लिखने की बात सोच रहे हैं और मनोरंजन से दूर ये हटने के लिए बच्चों को। बहुत सुंदर बात सोची है जी ये मतलब मुझे लगा कि मन लगा के पढ़ना है, यही हमारे जीवन का कैरियर हो सकता है। माता पिता के सपने बच्चे के साथ जुड़े रहते हैं कि मन लगा कर पढ़े, जी और सही बोल रहे। हालांकि मैं बहुत औसत विद्यार्थी था, जी लेकिन मन लगा कर पढ़ने का नतीजा ये हुआ कि निरंतर परीक्षा पास करता रहा। जी और पढ़ते पढ़ते ये स्थिति आई कि जब मैं रायपुर में मैंने बीजे किया, एमए हिंदी यहीं से किया, जी और बीजे में प्रावीण्य सूची में प्रथम आया, तो लगा कि जो शून्य से जो बालक शुरू किया था जी वो कहीं न कहीं शिखर तक तो नहीं कह सकते, लेकिन एक स्थिति में पहुंचा कि उसे गोल्ड मेडल विश्वविद्यालय ने दिया। तो ये एक मेरे जीवन की कह सकता हूँ कि एक अच्छी उपलब्धि थी। आपकी पहली किताब कौन सी प्रकाशित हुई थी? हाँ, ये बहुत पहली किताब मेरी आई थी, ट्यूशन शरणम गच्छामी। ट्यूशन शरणम हाँ, गच्छामी। वो अच्छा व्यंग संग्रह था जी जो 1993 में वो किताब छपी, ट्यूशन शरणम गच्छामी। उसमें व्यंग रचना थी, क्योंकि मैं जो अखबारों में काम करता था, जी युगधर्म अखबार में 5 साल तक मैं रहा, वहाँ देखी सुनी कालम लिखता था। फिर नवभारत में आया तो वहाँ मुखड़ा क्या देखे दर्पण में नामक कालम 5 साल तक वो चला। जी तो उनकी रचनाओं का पहला संग्रह आया, तो उसमें एक व्यंग था ट्यूशन शरणम गच्छामी, कि ट्यूशन बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है और क्या विसंगति है ट्यूशन की, तो उस व्यंग में था। तो मैंने कहा इसका शीर्षक यही रखा जाए। तो पहला मेरा संग्रह ट्यूशन शरणम गच्छामी है। लेकिन अगर पहली रचना प्रकाशन की बात की जाए जी तो शालेय पत्रिका में लिखी मैंने रचना। और सबसे अच्छी बात है कि नवभारत टाइम्स अपने समय का बहुत बड़ा अखबार, जी उसमें मेरी पहली कविता छपी थी, और वो भी व्यंग कविता थी। वो कविता याद आ रही है, वो 1994 में कविता छपी थी, जी 26 जनवरी को छपी थी। आया फिर गणतंत्र दिवस, उसमें भी व्यंग है, देखिए। जी 17 साल की उम्र मेरी। आया फिर गणतंत्र दिवस, भाषणबाजी नारेबाजी, फिर हो गया जस का तस, बटी मिठाई सबने खाई, मना लिया फिर हमने हर्ष, ना निकला कुछ भी निष्कर्ष, आया फिर गणतंत्र दिवस। ये 1974 की कविता, जिसमें मैं मात्र 17 साल का था, लेकिन व्यंग बोध था उसमें। जी आज मैं पढ़ता हूँ तो लगता है कि जैसे कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने में दिखाई देते हैं। जी तो मेरा व्यंगकार उस समय से प्रारंभिक काल से सक्रिय हो गया था। और आज तो आप सब लोग के मित्रों की शुभकामना से 30 से ज़्यादा किताबें मेरी है व्यंग पर, जी व्यंग विधा पर 30 किताबें हैं। और हिंदी भवन दिल्ली ने, जिसमें गोपाल प्रसाद व्यास देश के बहुत बड़े व्यंगकार जी हुए हैं, तो उनके बेटे का फ़ोन आया, गोविंद व्यास मंच के बहुत बड़े महारथी, उनका फ़ोन आया कि पंकज जी, इस बार आपको हम व्यंग श्री सम्मान देना चाहते हैं, जी जिसमें 1,11,111 रुपये की राशि है। जी तो लगा कि इतने साल से लिखते पढ़ते रहने का नतीजा ये हुआ कि दिल्ली की संस्था रायपुर के एक लेखक को बुला करके वहाँ सम्मानित करती है। तो ये भी मेरे जीवन का एक सुंदर पड़ाव था। आप व्यंग की बात कर रहे हैं और किताब भी देखिए, मेरी नज़र पड़ी है तो चयनित व्यंग करके आपकी ये किताब है। हाँ हाँ, ये दिल्ली का एक अद्विक प्रकाशन है। जी तो मेरे बहुत सारे संग्रह है, जी तो उन्होंने कहा कि हम आपका एक संग्रह प्रकाशित करना चाहते हैं जी जिसमें आपकी चुनिंदा रचनाएं हों। तो चयनित नाम से उन्होंने एक सीरीज निकाली, जिसमें प्रेम जन्मेजय, हरीश नवल, सुभाष चंद्र और कुछ लोगों की रचनाएं शामिल थी। जी तो उस कड़ी में इन्होंने मेरा ये संग्रह प्रकाशित किया है चयनित व्यंग के रूप में। जी तो ये भी अच्छी बात है कि दिल्ली के प्रकाशक मुझे इतना इसने देते, मेरी सारी किताबें दिल्ली से ही प्रकाशित हुई हैं। जी उसी कड़ी में पिछले साल ये किताब आई थी। आपने बहुत सारी विधाओं में कविताएं लेख लिखे हैं, कविताएं लिखी है, गज़ल लिखे हैं, बहुत सारी बधाई बोले आपने, बहुत अच्छी बात है। और ये जो किताब है स्वर्णिम जीवन के अनमोल टिप्स है, जी ये मोटिवेशनल बुक है। अच्छा, आप मोटिवेशनल भी लिख रहे हैं? मोटिवेशनल बुक है।
व्यक्तित्व विकास के लिए अनुभवी लेखक की महत्वपूर्ण कृति। जी इसमें सारे मेरे निबंध हैं जी जिसमें अगर पढ़ेंगे तो जीवन की क्या दिशा होनी चाहिए, किस तरह से हम अपना कैरियर बनाएं, तमाम तरह के आर्टिकल इसमें हैं। तो अपने आप को मैं सोचता हूँ कि मैं सिर्फ लेखक ही ना रहूँ, एक मोटिवेशनल बुक भी मैं लिखूँ ताकि जो नई पीढ़ी है उसको भी कुछ ज्ञान मिले। तो उसका परिणाम है डायमंड बुक्स, एक बड़ा प्रकाशक है देश का, उसने पिछले साल ये किताब छापी। तो तरह तरह की विधाओं में मेरी आवाजाही होती रहती है, व्यंग्य भी लिखता हूँ, कहानियाँ भी लिखता हूँ और कविताएं भी लिखता हूँ, लघु कथाएँ भी लिखता हूँ। तो मुझे लगा ये एक मोटिवेशनल बुक लिखनी चाहिए व्यक्तित्व विकास पर, तो ये किताब भी यार मैंने लिखी। जी आपकी बातों से मेरे जहन में दो सवाल आ रहे हैं। पहली तो ये कि अभी आपने कहा कि जो यंग जनरेशन के लिए मैं किताबें लिखना चाहता हूँ, लेकिन पंकज जी यंग जनरेशन आज सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा आकर्षित है और लिखने पढ़ने में थोड़ा कम ध्यान देती है, तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं? क्या ये एक संक्रमण काल भी मानता हूँ जी कि जब नई नई चीज़ें आती हैं, नए नए नवाचार होते हैं, जी नई नई खोजें होती हैं, तो स्वाभाविक है कि एक दौर था जब रेडियो आया तो हर व्यक्ति अपने हाथ में रेडियो लेके घूमता था शहर में और सुनते हुए जाता था। तो उस समय का वो 45-50 साल पहले का दौर था। अब हाईटेक दौर है, इंटरनेट का दौर है। अब हर हाथ में एक स्मार्टफोन है और उसमें सारी दुनिया सिमट करके आ गई है। तो स्वाभाविक है कि नई पीढ़ी उसी मोबाइल के साथ बड़ी हो रही है, तो उसके मन में सहज जिज्ञासा है कि मोबाइल में क्या है, इसी में सारा आपका बैंकिंग इसी में है, ईमेल इसी में है, सारी चीज़ें हैं। तो स्वाभाविक है। और लिखने का टूल्स से बहुत सारे टूल्स हैं, ऐप ऐसे आ गए हैं कि आप बोल करके लिख सकते हैं। अब तो एआई का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, चैट जीपीटी का दौर है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं। तो स्वाभाविक है नई पीढ़ी के सामने एक बहुत बड़ा हथियार उसको मिल गया है व्यक्ति का, तो उसकी ओर वो आकर्षित हो रही है और इसलिए वो पढ़ने की संस्कृति से दूर होती जा रही है। अब वो देखने की संस्कृति का दौर आ गया है कि हम मोबाइल को उठाते हैं और सब कुछ उसमें देखते रहते हैं। तो देखने के कारण वो दिमाग जो है मौलिकता की ओर से हटता जा रहा है और ये बहुत खतरनाक है। अभी मैंने एआई का जिक्र किया, तो अब ये हालत हो रही है कि नई पीढ़ी के लोग, सारे नई पीढ़ी के लोग ज़्यादातर इस समय एक्टिव हैं। नई पीढ़ी का व्यक्ति अगर माँ पर कविता लिखना है तो चैट जीपीटी में बोलता है माँ पर कविता और एक कविता आ जाती है। तो ये उसकी अपनी मौलिकता नहीं है। वो मतलब दुर्भाग्य है कि इस समय हम नई पीढ़ी ने उस हथियार को गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, उसके कारण प्रतिभा का हनन हो रहा है, मौलिकता का ह्रास हो रहा है। मैं देखता हूँ कि बड़े बड़े अखबारों के संपादक उसके एआई के सहारे संपादकीय लिख रहे हैं, मौलिकता खत्म हो रही है। तो नई पीढ़ी के सामने मैं हमेशा कहता हूँ कि आप उसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, एआई का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन अपने दिमाग का भी इस्तेमाल कीजिए। अपनी मौलिकता को ख़त्म मत करने दीजिए कि जो हमारा वैभव रहा पुरातन काल से, जो हमारी श्रुतियों में हमारी परंपरा रही, वेद पुराण सब रहे, तो वो दिमाग से लिखे गए, दिल से लिखे गए। लेकिन अब हमें संसाधनों का गलत इस्तेमाल नहीं करना है, हमें उसका रचनात्मक इस्तेमाल करना है और अपने भीतर की मौलिक प्रतिभा को निकालना है। अगर माँ पर कविता लिखनी है तो सोचना है, माँ को देखना है कि माँ किस तरह से घर में रहती है, खाना बनाती है, संघर्ष करती है। हम एआई के भरोसे माँ पर कविता लिखेंगे तो उसमें आत्मा नहीं आएगी जी। शब्द रहेंगे लेकिन वो निष्प्राण कविता होगी। अगर सप्राण कविता लिखनी है, जीवंत कविता रखनी है, तो अपने घर में जीवंत माँ है, जीवंत कविता है, उसको देख करके हम लिखें। तो मैं नई पीढ़ी से कहना चाहता हूँ कि वो जीवंत कविता को देख करके कविता लिखे, न कि एआई के सहारे नकली कविता। जी, आप इस उम्र तक 125 से ज़्यादा किताबें लिख चुके हैं और आप अभी एआई और चैट जीपीटी की भी बातें कर रहे हैं, तो क्या आप तकनीक को भी आज वैसे ही उपयोग कर रहे हैं जैसा बाकी लोग करते हैं, या फिर आप पुराने ही ढर्रे में चल रहे हैं और पुराने ही तरीके से लिखते हैं? सही बोल रहे हैं, वो सारी चीज़ें मुझे पता हैं जी। एआई के सहारे कभी कभी मैं तकनीकी मामले में उसका इस्तेमाल करता हूँ जी। लेकिन मैं अपनी मौलिकता का हमेशा ध्यान रखता हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपने मन से, हृदय से जो चीज़ सोचूं उसको लिखूं। एआई का इस्तेमाल करके मैं कर सकता हूँ, कविताएं, अनंत कविताएं मैं लिख सकता हूँ, लेकिन उस रास्ते में मैं जाना नहीं चाहता। उससे क्या मेरी मौलिकता बाधित होगी और मैं फिर उसी के पराश्रित होकर रह जाऊँगा। तो मुझे लगता है कि मैं अपने कर्तव्य से, अपनी तथाकथित जो थोड़ी बहुत प्रतिभा है उससे मैं छल करूँगा। इसलिए मैं
एआई की को जानता हूँ, चैट जीपीटी को जानता हूँ, मेरे मोबाइल में सारी चीज़ें उपलब्ध है। कभी आनंद के लिए उसका इस्तेमाल करता हूँ मैं जी। लेकिन लिखने के लिए मैं आज भी लैपटॉप का और अपने हाथ का कलम का इस्तेमाल करता हूँ। मैं अभी आपसे पूछूंगा कि आप कैसे लिखते हैं और लिख के थोड़ा सा दिखाएंगे भी, लेकिन उससे पहले जो मेरा एक सवाल बच गया था कि आप बहुत सारी विधाओं में लिखे हैं, लेकिन जैसा मैं आपके बारे में पढ़ रहा था और यहाँ मैं किताबें भी देख रहा हूँ, व्यंग के मामले में आप ज़्यादा मुखर होके लिखे हैं, व्यंग ज़्यादा लिखे हैं। ये अभी मैं देख रहा हूँ रावण अभी जिंदा है, क्या ये भी एक व्यंग है क्या? इसमें व्यंग संग्रह है मेरा। इसमें जी, इसमें आपने क्या बताया है? इसमें मैंने रावण को एक ऐसा प्रतीक बनाया है जी कि रावण सिर्फ बलात्कारी नहीं है जी, वो भ्रष्टाचार का रावण भी है, हैं, वो रिश्वतखोरी का भी रावण है, और वो मतलब अन्याय का भी रावण तो होता ही है। तो सारे देश में सिर्फ एक रावण नहीं है, उसके जो 10 सिर है वो 10 विसंगतियों के सिर है। तत्कालिक समय को देखते हुए तत्कालीन समय, तो वो जो रावण के 10 सिर है वो दरअसल 10 समस्याएं हैं, वो हमें जिंदा है और उसे हमें मारना है जी। तो उसमें एक संग्रह में वो कविता में वो व्यंग है मेरा जी, और बाकी तो दूसरे व्यंग भी हैं उसमें तमाम तरह के व्यंग है। कथा मनोविज्ञान की, रुपए का दर्द न जाने कोई, नेताओं की वोट क्षुधा, आहा मनोरम बाढ़। हमने देखा है कि जब बाढ़ आती है तो हेलीकॉप्टर से किस तरह से हमारे नेता ऊपर से नीचे निकालते हैं। तो सारी चीज़ों पर मैंने एडमिन नामक जीव, हम देख रहे हैं व्हाट्सएप में एडमिन नामक जीव, हम सब देखते हैं कि वो जो अपनी दादागिरी चलाते हैं, एडमिन जो होता है कि ऐसा कोई ऐसा नहीं करेगा, ये फलानी टिप्पणी नहीं करेगा, ये कटिंग नहीं डालेगा, उसकी अपनी दादागिरी एडमिन की। और अब तो नया सिस्टम चालू हो गया है कि सिर्फ एडमिन ही मैसेज करेगा। फिर मैसेज कहा ये भी होता है, ऐसे ही करेगा। वो परेशान जब हो जाता है कि यार लोग कुछ भी कर रहे हैं तो वो फिर वो एडमिन ही मैसेज करता है। तो एडमिन की दादागिरी, किसी को जोड़ता है, किसी नाराज होकर उसको हटा देता है, तो वो एडमिन की कथा है इसमें। तो अलग अलग विषयों पर व्यंग है। पीने की आज़ादी दे दो, लेखक उठ जुगाड़ श्री मन, जनहित में जूते, मिलना एक इतिहास पुरुष से, झांसी का दूसरा नाम बजट, गफला राम के संकल्प, साहित्य में भगंदर विमर्श। आपको व्यंग ही इतना प्रिय क्यों है? व्यंग बहुत अच्छा सुंदर सवाल किया जी। व्यंग मुझे ऐसे आप चलिए तो मुझे थोड़ा सा लिख के भी दिखाइएगा। अच्छा। जैसा आप लिखते हैं, तो पहले आप व्यंग का बता दीजिए कि क्यों इतना प्रिय है व्यंग आपको। अच्छा बता रहे क्या है। व्यंग मुझे इसलिए भी प्रिय है जी कि व्यंग एक ऐसी विधा है जो सीधे सीधे मार करती है। कविता तो प्रतीकों में लिखी जाती है जी, और कहानी भी बड़े प्रतीकों में लिखी जाती है। समझ में नहीं आता है कि अन्याय का प्रतिकार कहाँ हो रहा है, क्या है। लेकिन व्यंग एक ऐसी विधा है जी, जो सीधे सीधे प्रहार करती है, चाहे राजनीति पे हो, शिक्षा व्यवस्था पर हो, धार्मिक पाखंड पर हो। जी, तो मुझे इसलिए व्यंग अच्छा लगता है कि मुझे लगता है कि साहित्य का कर्तव्य यही है कि आईना दिखाना। जी, व्यंग समाज को आईना दिखाने का काम करता है। बाकी विधाएं तो आप सोचेंगे तो समझ में आएगा कि कहाँ कुछ बात कही है, लेकिन ये दो टूक बयान करके। जी, तो मैंने अपनी कविता कभी लिखी थी, हर हाल में हम सच का बयान करेंगे, जी, बहरे तक सुन ले वो गान करेंगे। मेरा जो उपन्यास आया था पत्रकारिता में, मिठलबरा की आत्मकथा। मिठलबरा की आत्मकथा। मिठलबरा की आत्मकथा जो कस्बाई पत्रकारिता है, जी, संपादक को मैंने मिठलबरा बनाया था। जी, वो उपन्यास इतना पॉपुलर हुआ, आज भी पुराने जो पत्रकार हैं जी, देश के, चाहे अच्युतानंद मिश्र हों, चाहे नागपुर के विनोद कुमार जी, प्रभास जोशी हों, ये सारे लोगों ने उस उपन्यास को पढ़ा और उन्होंने कहा कि आपने जो कुछ भी लिखा है बहुत सही है। एक संपादक कैसे खुरापाती होता है और अपने दफ्तर में अपने कलीग का जो सब एडिटर है उनके साथ किस तरह से उसका व्यवहार रहता है जी, तो वो अपनी आत्मकथा कह रहा है, मिठलबरा। और छत्तीसगढ़ी में एक शब्द बड़ा पॉपुलर है, मिठलबरा। जी, मैं आगे वही जानना चाह रहा था कि ये शब्द आप छत्तीसगढ़ी से उठाए हैं। हाँ, छत्तीसगढ़ी का शब्द है जी। उसमें क्या है, मिठलबरा जो मीठा मीठा बोलता है और लवारी मारता है, जी, जो झूठ बोलता है। जी, तो उस पर मैंने पूरा उपन्यास लिखा, एक आत्म संपादक की डायरी है वो। जी, तो काफ़ी पॉपुलर हुई। तो आप कब से लैपटॉप यूज़ करना चालू किए हैं लिखने के ये लिए? मेरा हो गया है लैपटॉप जो 2008 से मैंने कर लिया है। जी, 2008 से आप लैपटॉप में यूज़ कर रहे हैं। इससे पहले क्या में लिखते थे? और ये अच्छी बात है कि स्पीड भी मेरी बढ़िया हो गई है। जी, मतलब आप लेखन की परंपरा को भी जारी रखे हैं और ये संसाधनों सबसे को, अच्छी बात आधुनिक संसाधनों का भी बेहतर पूरा- उपयोग पूरा। कर रहे हैं।
तो क्या आप गद्य और पद्य दोनों के लिए ही कंप्यूटर यूज करते हैं लिखने के लिए? हाँ, दोनों नहीं, गद्य के लिए इस्तेमाल करता हूँ जी और पद्य के लिए तो मेरी ये डायरी है। जी जब क्यों क्या है, जब कई बार कविता लिखनी है जी तो इसी तरह से मैं लिखता हूँ। अभी एक बहुत महत्वपूर्ण विधा पर काम कर रहा हूँ जी जिसको हम कहते हैं सोनेट। जी। सोनेट क्या चीज़ है? सोनेट जो है हिंदी में बहुत कम पॉपुलर है जी और इस देश में सिर्फ एक इकलौते बड़े कवि हुए हैं, त्रिलोचन। जी त्रिलोचन ने काफ़ी सोनेट लिखे हैं, 100, 125, 150 सोनेट है उनके। जी तो उसमें क्या, ये ब्रिटेन का छंद है और शेक्सपियरियन सोनेट कहा जाता है। जी तो उसमें 14 लाइनों का छंद होता है ये, जी और 4-4 लाइन के मुक्तक जैसे 3 खंड होते हैं जी और अंत में समापन तुकबंदी से होती है। पहली लाइन में 24 मात्राएं होती हैं, जी दूसरी लाइन में सब में 24 मात्राएं होती हैं। पहली लाइन का तुक चौथी लाइन से मिलता है। मिलना ये बहुत चाहिए। श्रम साध्य विधा है। जी इसको इस देश में बहुत कम लेखक कर पा रहे हैं जी। और मेरा सौभाग्य है कि मेरी किताब अभी सोनेट पे आई। पूरी किताब आपने छाप दी? पूरे सोनेट पे है। और अच्छा। अभी 1-2 महीने में शायद मेरे 101 सोनेट हो जाएंगे। जी तो वो सोनेट का भी एक संग्रह आएगा। जी तो ये एक विधा मुझसे बची थी जी सोनेट लिखने की, तो वो बिना इसके, हालांकि बोल के लिखना कठिन होता है, जी तो इसको डायरी में ही मैं लिखता हूँ। और जो इसको काट दिया है जी तो इसको मैंने लिखा और बोल करके फिर अपने मोबाइल में बोल करके उसको तो टाइप इसको करके, काट क्यों दिए हैं फिर? अच्छा, कंप्लीट हो गया हाँ, इसलिए? कंप्लीट हो गया। बस ध्यान में रहेगा कि अब इसको मतलब इसको टाइप नहीं करना है। जी फिर करके अपने आप को ईमेल कर देता हूँ मैं। जी। तो वो एक संग्रह मेरे तो पास ये है। कविता लिखने के लिए आप आज भी डायरी और पेन यूज हाँ, कर रहे हैं? आज भी करता हूँ। ऐसा क्यों? अब ये मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि यार ये बोल करके सिर्फ गद्य लिख पाता हूँ मैं, सामयिक विषयों पर लिखता हूँ, कालम लिखता हूँ अखबारों में, जी वो तो मैं बोल के लिख लेता हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों जब गीत या कविता लिखना होता है तो ये बोल करके काम नहीं बनता। वो जब तक डायरी और पेन न उठाऊं, जी अब ये रचना प्रक्रिया है, ये क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन बिना उसके मुझे लिखना संभव नहीं लगता। हालांकि कभी कभार एक आध बार ऐसा हुआ है, लिखा है, जी लेकिन ज़्यादातर 99% में कॉपी और कलम का इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन गद्य लिखने के लिए, सामयिक विषयों पर लिखने के लिए जी। लैपटॉप का और या मोबाइल का इस्तेमाल। आपको आज भी ऐसा लगता है क्या कि ज़्यादा मौलिक लिखने के लिए आज भी पेन और पेपर की ज़रूरत ये है? बहुत सुंदर बात है, ये बहुत सही कहा है कि तमाम तरह की आधुनिकता के बीच भी अगर हमें अपना मौलिक लेखन करना है तो जैसे कहा जाता है ना कि हम अगर चम्मच से खाते हैं जी खाना तो वो स्वाद नहीं आता, जी आप सबको पता है। लेकिन जब चावल और दाल को सब्जी के साथ मिलाकर हाथ से खाते हैं तो उसका स्वाद बन जाता है, जी। अलग हो जाता है, जी उसकी अनुभूति अलग होती है। उसी तरह से हाथ और कलम से लिखने की अनुभूति एकदम अलग होती है। तो लैपटॉप से लिखने का मतलब मैं चम्मच से खा रहा हूँ, और जब कॉपी में लिखता हूँ तो मुझे लगता है हाथ से सान करके शब्दों को खा रहा हूँ। वाह, ये बहुत अभी ही अचानक एक बहुत महत्वपूर्ण सुंदर बात आपने दिमाग में- उदाहरण दिया। ये अभी दिमाग में ये बात आई। जी। तो पंकज जी, आप इतनी सारी किताबें रखे हैं और इतनी किताबें आपने लिख ली है, मैं देख रहा हूँ कि चारों तरफ आपके यहाँ ये जो बेहतरीन लाइब्रेरी आपने बनाई है बहुत मेहनत से, तो इतनी किताबों को लिखने के लिए आप पढ़ाई कितना किए हैं? ये सही बात है कि जब तक आप अध्ययन नहीं करेंगे जी। तब तक आपका लेखन नहीं होगा। आज भी मेरे पास जितनी भी किताबें आसपास दिखाई देती जी, किताबें, ये सारी चारों ये सब- तरफ ये लगातार मेरी ये नज़र किताबों जहाँ भी को- जा रही है किताबें ही इन सब दिख रही हैं। किताबों को मैं पढ़ता हूँ। जी ये सारी किताबें मेरे अध्ययन कक्ष की शोभा बढ़ाती हैं जी और इनको मैं लगातार पढ़ता हूँ। यहाँ भी जितनी किताबें दिखी जी हैं, जी उसमें ज़्यादातर किताबें मेरी पढ़ी हुई हैं जी। या उनको मैं पढ़ूंगा। तो जब जब किसी किताब को मैं पढ़ता हूँ तो मुझे अंदर से एक प्रेरणा मिलती है कि मुझे, और ये नहीं उसकी कॉपी नहीं होती, जी मन में एक नए विचार आने लगते हैं। जब दिल्ली अभी जयपुर से हमारे एक मित्र ने 4 गज़लों की किताबें भेजी, जी। उसको पढ़ने के बाद लगातार 8-10 गज़लें मेरी बन गई। उसकी अच्छा। नकल नहीं है, लेकिन क्या है, जैसे तो विचारों की आँच में जब कोई चीज़ें तपती है तब कुछ नया सृजन होता है। जी तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है और मैं पढ़ते हुए ही बड़ा हुआ हूँ। जी जैसे बताया कि पिताजी जब थे मेरे, तो मेरी रुचि देख करके बचपन में फिर वो किताबें कहीं से जाते थे तो कभी पत्रकारिता वाली किताब ले आते थे, कभी वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास ले आया, अमृतलाल नागर का उपन्यास, दिनकर जी की रचना ले आई। तो वो पढ़ते हुए मुझे संस्कार मिले, उसके कारण मेरे लेखन की धार थोड़ा सा बनती गई। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आज आप समय निकाल पाते हैं पढ़ने के लिए? हाँ, एकदम समय निकलता है।
लिखने में हालांकि यह है कि व्यस्तता काफ़ी हो गई है जी लेकिन जो श्रेष्ठ किताबें हैं, जैसे होता है ना, जो ग्रैंड मर्चेंट होता है वो पलटा करके देख लेता है कि चावल किस कैटेगरी का है, गेहूँ किस कैटेगरी का है। जी किताबें मेरे पास बहुत आती हैं, लेकिन जो श्रेष्ठ साहित्य है वो मैं समझ जाता हूँ तो पहले उसको पढ़ता हूँ जी। और उससे अपने आप को प्रोत्साहित करता हूँ। ऐसी कोई किताब आपके करीब रही हो जिसको आप पढ़ के बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए हों, किसी और दूसरे लेखक की ऐसी कोई किताब? ये उसमें कई किताबें हैं, जैसे हरिशंकर परसाई जी, की रचनावली। जिनके ऊपर आप पीएचडी भी करना चाह हाँ रहे हाँ, थे। हरिशंकर परसाई की रचनावली मैंने पढ़ी। मेरे प्रिय कवि थे अपने समय के मुक्तिबोध। जी जब उनकी रचनावली आई तो उनकी रचनावली मैंने खरीदी। स्वामी विवेकानंद की रचनावली मेरे पास है, उसको मैंने पढ़ा। विनोबा भावे का भी 17 खंडों का साहित्य मैंने बुलवाया, उन सबको पढ़ता रहा। तो एक तरह ये कहूँ, विनोबा जी का नाम लेते हुए कहूँ कि मेरे लेखन में सर्वोदय और गांधीवाद के तत्व ज़्यादा रहते हैं। जी और जो तथाकथित जो वाम विचारधारा है, जिसको हम वामपंथी कहते हैं, जी उस विचारधारा में कई बार अराजकता भी दिखाई देती है। एक एक अजीब सा उसमें विखंडनवाद दिखाई देता है। लेकिन सर्वोदय जो विचार है, महात्मा गांधी का जो विचार है, विनोबा भावे का विचार है, तो उन विचारों को मैं अपने आप को निकट पाता हूँ उनके। इसलिए उन्हीं साहित्य को पढ़ के ही मैंने संस्कार, मेरी एक जो किताब अभी आई, जो दिखाऊं, ये जो किताब है, स्वराज बनाम सुराज। जी स्वराज तो हमको मिल गया है, लेकिन सुराज की तलाश हम अब तक कर रहे हैं। एक अच्छा सुराज। कल हमने संविधान दिवस मनाया। संविधान तो हमारा बहुत सुंदर है, जी लेकिन संविधान का अनुपालन कितना हो पा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इसमें मेरे उस तमाम वो लेख हैं, लोहिया पर, गांधी पर, जेपी पर, विनोबा पर, और भी बहुत सारे मुद्दों पर मैंने और अपने पिता को ही मैंने इसको, पिता समर्पित की किए। पावन स्मृति को, वो गांधीवादी थे, जी उनको समर्पित किया। तो ये है कि धर्म और सांप्रदायिकता, सनातन मूल्य क्या है, भारत बनाम इंडिया, हिंद स्वराज के बारे में, गायक की भी बुरी दशा। तो जो इस समय के महत्वपूर्ण विषय है, जी जो समस्याएं हैं, उसको लेकर के मैंने लिखा। रंग भेद की नीति जो अमेरिका में आज भी चल रहा जी, है, काले गोरे तो की रंग भेद। काले गोरे का भेद, उस पर मैं वैश्विक अलग रंग भेद की मानसिकता, और मूल निवासी आदिवासी, हमारे जो आदिवासी मूल निवासी हैं। तो ये किताब दिल्ली से छपी है, हमारे स्वतंत्र प्रकाशन ने छापी है, जी और इसका उन्होंने, प्रकाशक ने कहा है कि इसका अंग्रेजी में भी हम अनुवाद करेंगे। जी तो ये अलग किस्म की किताब है, जो लीक से हटके है, जो साहित्यिक किताब नहीं कहेंगे, लेकिन मेरे वैचारिक निबंध है इसमें। वैचारिकता की बात हो रही है और अभी आप विचारधारा की बात कर रहे थे। मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो पता चला, आपने कहा कि मैं दक्षिणपंथी नहीं हूँ, मैं वामपंथी नहीं हूँ, मैं सुपंथी हूँ। क्या बात है। हाँ, ये सुपंथ बीच में क्या है, कैसा होता है, इसकी क्या ये विचारधारा? बहुत अच्छा है। सुपंथ जो है, ये बहुत अच्छा है कि वामपंथी आप हो जाते हैं तो एक आपका एक चश्मा अलग लाल रंग का हो जाता है। जी। आप दक्षिणपंथी हो जाएंगे तो आपके चश्मे का रंग भगवा हो जाएगा। जी तो आप फिर उस चश्मे से वही चीज़ देखेंगे, एक प्रतिबद्ध होकर के आप एक खास किस्म की विचारधारा से जुड़ जाएंगे। जी लेकिन जब आप सुपंथ पे हैं तो ना आपके पास हरा चश्मा है, ना भगवा चश्मा है, आपके पीछे एक पारदर्शी चश्मा है, सफ़ेद चश्मा है, जिसमें आप देश की समस्या को देख रहे हैं, मुद्दों को देख रहे हैं। तो मैं उसी रास्ते पे चलता हूँ जिसके बारे में पहले कहा गया ना, महाजनों ये न गथा सा पंथा। जिस रास्ते पे महाजन जाते हैं, महाजन वो सेठ वाला महाजन नहीं, जी जिस रास्ते में महान लोग गए, उसी रास्ते पे हमें जाना है। और वही रास्ता सुपंथ का रास्ता है, जो करुणा से जुड़ता है, जो दया से जुड़ता है, दान से जुड़ता है, सनातन मूल्यों से जुड़ता है, संस्कृति से जुड़ता है। तो मैं अपने आप को सुपंथी इसलिए कहता हूँ कि मेरा रास्ता विचारधारा वाला रास्ता नहीं। हालांकि विचारधारा के बिना आप रचना नहीं कर सकते, इसलिए लोग खेमे में बैठे हुए विचार की बात करते हैं, लेकिन उनका एक चश्मा, एक ट्रैक अलग है। वो वामपंथी हो या दक्षिणपंथी हो, बड़े कट्टर हो जाते हैं अपने विचारों को लेकर के, जी मतलब कटुता के स्तर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जो सुपंथी होता है वो अपने रास्ते पर चलता है, और जो नीरक्षीर विवेचन है वो करते हुए लिखता है। तो मैं हमेशा अपने आप को कहता हूँ कि भैया मैं सुपंथी हूँ। और आप चाहे उसको मुझे वामपंथी भी मान सकते हैं। मेरी रचनाओं में कई लोग बोलते हैं कि आप वामपंथी हैं। हाँ, कि ये वामपंथी है, घोर वामपंथी, ये भी बोलते हैं। तो मैं आश्चर्य करता हूँ, फिर मुझे लगता है कि मैं समझ जाता हूँ, चूँकि मैं व्यंग्यकार हूँ, जी अन्याय के विरुद्ध लिखता हूँ, जी और वाम पंथ कहीं न कहीं अन्याय का प्रतिरोध करता है, इसलिए लोग बोलते हैं।
लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं वामपंथी नहीं हूँ। अगर आपको कहना भी है तो मैं राष्ट्रवादी वामपंथी हूँ। जी। हैं कि तो राष्ट्रवादी से देखा जाए तो दक्षिणपंथी होगा और वामपंथी, मतलब दोनों का बीच का मामला हो बीच गया। का मामला है। इसलिए मैं कभी अपने आप को वामपंथ के खेमे में नहीं डालता ना दक्षिणपंथी को। मैंने एक गाय की आत्मकथा जैसा उपन्यास लिखा जी। तो लोगों को लगा ये दक्षिणपंथी है। लेकिन जब उपन्यास को लोग पढ़ते हैं तब समझ में आता है कि ये तो घोर वामपंथी है। जी। क्योंकि उसमें मैंने हिंदू धर्म की जो विसंगतियाँ उस पर की आलोचना की है गाय के माध्यम से। तो अभी भी कई बार लोग समझ नहीं पाते कि ये दक्षिणपंथी है कि वामपंथी है। तो मुझे लगता है कि लोग कन्फ्यूजन में रहें, बने रहें, लेकिन मेरा रास्ता सुपंथ का है। मैं सबको आईना दिखाऊंगा कबीर के अंदाज में कि कबरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना कहो से दोस्ती ना कहो से दैर। न हम वामपंथी है न दक्षिणपंथी है, हमारा रास्ता सुपंथ का है, उसमें चल रहे हैं। अब जिसको जो मूल्यांकन हमारा करना है करे। यथार्थ चित्रण करके देना यथार्थ है। चित्रण करता हूँ, उसमें मुझे कोई संकोच नहीं है कि मुझे कोई किसी से कोई चाहिए श्रेय चाहिए कि मैं वामपंथी हो जाऊंगा तो मुझे सम्मान मिल जाए, या दक्षिणपंथी हो जाऊंगा तो मुझे कहीं कोई स्थान मिल जाएगा। जी। मैं अपने मन की बात करता हूँ, इसलिए लोग नाराज भी रहते हैं। जो खासकर प्रभु वर्ग हैं वो बहुत नाराज रहता है कि हमारे खिलाफ व्यंग्य लिखता है, लेकिन मैं व्यंग्य छोड़ नहीं सकता। तो ये स्थिति है यार। पंकज जी, एक टाइपराइटर मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत पुराना टाइपराइटर भी रखे हुए हैं। ये बहुत पुराना टाइपराइटर ये आज चलता है या नहीं चलता है? नहीं, ये अब चलता नहीं, कई साल से चलता तो जरूर है जी। लेकिन अब इसकी जो कीबोर्ड को मैं भूल चुका हूँ जी। पी में क्या आता है, जे में क्या आता है। बहुत पहले इसका उपयोग मैं करता लेकिन था। आप इसे संजो के रखे हैं। संयोग ये एंटीक पीस है मेरे लिए। जी। नॉस्टैल्जिया जो कहते हैं ना, जी। अतीत की मधुर स्मृति। जी। तो आज भी कभी कभी बैठ जाता हूँ मन को बहलाने के लिए, कुछ टाइप कर देता हूँ। स्पीड आपकी आज भी शानदार खत्म हो गई है। है। स्पीड आपकी आज भी शानदार है। हाँ, ये मानना पड़ा। मैं कईयों को बोलता हूँ कि मेरी स्पीड जो है जी। लैपटॉप में और टाइपराइटर में एकदम पेशेवर जो होता है, जो ऑपरेटर है, उसकी जैसी स्पीड है मेरी। जी। स्पीड बहुत है मेरी। मैं आपके बारे में पढ़ रहा था और मैं यहाँ जब से आया हूँ इस किताब की तरफ मेरी नज़र बार बार जा रही है। अच्छा। और अभी आप बता रहे थे कि आपने बहुत सारे लोगों की रचनावली पढ़ी है। मुझे लगता है उन्हीं रचनावली से प्रेरित होकर ही आप गिरीश पंकज रचनावली जो आपने लिखा है, और इसके बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो पता चला कि 20 खंडों में आई 20 खंडों में है। और किसी जीवित व्यक्ति के होते हुए ये पहली रचना है जो 8000 पन्नों से ऊपर की, 8,500 पन्नों। इसके बारे में मुझे बताइए और इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली? बहुत अच्छी बात बताई। ये इसकी प्रेरणा मुझे ये जब मैं लिख रहा था, तमाम बहुत कुछ मैं लिख चुका था, तो मेरे मन में ये भाव आता था। जी। बहुत सुंदर बात छड़ी मेरे मन में आता था, यार इतना मैंने लिख लिया है, रचनावली इसकी आ सकती है। तो विश्व पुस्तक मेले में 3 साल पहले जी। मैं जहाँ अपने प्रकाशक के पास था, तो सामने वाला किताबगंज प्रकाशन है राजस्थान को, वो बैठा था। मैं जब वहाँ से निकलने लगा तो उसने मुझे बुलाया, पंकज जी मैं चाहता हूँ आपकी रचनावली छापूँ मैं। अरे मैंने कहा तुमने मेरे मन की बात सोच ली, कैसे जान गए? मैंने कहा आपका मैं जान रहा हूँ, आपने इतना लिखा है तो मैं आपकी रचनावली छापना चाहता हूँ। तो मैंने कहा स्वागत है। तो उसको फिर मैंने अपना मैटर, क्योंकि मेरी सबसे अच्छी बात है जी। कि दूसरे लेखों से मैं थोड़ा सा इसलिए आगे हो जाता हूँ कि मेरी सारी रचनाएं, पांडुलिपियाँ लैपटॉप में सुरक्षित है। जी। दिल्ली के लेखक बोलते हैं यार आपकी रचना वाली है, हमारी भी आ सकती है, लेकिन अब पूरा मैटर टाइप करके ऑपरेटर प्रेस वाले कहते हैं कि हमको तैयार मैटर चाहिए। जी। और मेरे पास पूरा तैयार मैटर था, तो मैंने भेजना शुरू किया। तो ये संयोग से ये रखी हुई किताब, ये पहली रचनावली उसने छापी। जी। फिर कोरोना काल आ गया। कोरोना काल के कारण क्या हुआ, उसकी तबीयत खराब हो गई, और कोरोना से जब मुक्त हुए तो दूसरे प्रकाशक भोपाल वाले ने, ज्ञान मुद्रा ने कहा कि मैं आपकी रचनावली छापना चाहता हूँ। तो मेरे पास पूरा मैटर तैयार था, तो उसको मैंने भेजना शुरू कर दिया। वो मज़े की बात है 1 साल में उसने छाप दी। और ये मैं कह सकता हूँ कि मरने के बाद श्राद्ध होता है। मैंने परसाई जी की शब्दावली उधार लेकर के अपनी भूमिका में लिखा कि ये मेरा जीते जी श्राद्ध हो गया। हरिशंकर परसाई की रचनावली 1985 में आई थी जी। जो वो 65 साल के थे, और संयोग से जब मैं 65 साल का हुआ तब मेरी रचनावली आनी शुरू हुई। तो उन्होंने अपनी भूमिका में लिखा था कि ये मेरा जीते जी श्राद्ध हो गया। तो मैंने कहा कि ये उस परंपरा में हम भी आते हैं, व्यंग्यकार हैं, तो मैंने लिखा कि ये मेरा भी जीते जी श्राद्ध हो गया। और ये बड़ा सौभाग्य है
कि जीते जी पिछले 40 सालों में सिर्फ 2 लेखकों की रचनावली जीते जी आई, एक हरिशंकर परसाई की और दूसरा सौभाग्य से मेरी रचनावली आई। और अब तो होड़ लग गई है जी। सोशल मीडिया में। जब मेरी रचनावली आई तो उसके बाद अब धीरे धीरे एक रचनावलियों का बूम आ रहा है। बहुत सारे लेखकों की मैं देख रहा हूँ कि उनकी रचनावली भी आ रही है। तो चलो अच्छा है, एक प्रेरणा लोगों को मिल रही है। और ये अच्छी बात है कि 20 खंड तो हैं, लेकिन अब उसके 2 खंड और आने वाले हैं। टोटल 22 खंड हो जाएंगे। हाँ, 22 खंड हो जाएंगे और 10,500 पृष्ठ हो तो जाएंगे। इसमें आपकी सारी रचनाएं जो हैं अब तक की सब मिल नहीं आ जाएगी। पाई, अभी जी भी बहुत सारा गद्य मेरा नहीं आ पाया है इसमें। जी। तो हो सकता है अगर वो प्रकाशक तैयार हो जाएगा तो 23वां 24वां खंड आएगा। लेकिन 22 खंडों में लगभग सारा मेरा आ गया है। व्यंग आ गया है, गीत, गज़ल, बाल साहित्य, उपन्यास, लघु कथा, समसामयिक विषयों पर लेखन, बहुत कुछ आ गया है। मैं आपसे इतने देर से बात कर रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि आप परसाई जी को अपना आदर्श मानते होंगे। हाँ, निसंदेह 2 आदर्श हैं। और कोई भी व्यक्ति या फिर कोई शिष्य चाहता है हमेशा गुरु जैसा हो जाऊं, और आपने बताया कि 65 साल की उम्र में उनकी भी रचनावली आ गई थी और 65 साल आप जब हुआ तो आपकी भी रचनावली आ गई। अद्भुत संयोग था। तो आपको ये कैसा लग रहा है कि आप उसी पच्चीनों पे आगे बढ़े और उन चीज़ों को हासिल किया जो आपके आदर्श ने हासिल किया? क्योंकि परसाई जी को हम लोगों ने निकट से देखा, रायपुर आते थे तो मिलते थे, हम उनसे मिलने जबलपुर गए, नेपियर टाउन में उनसे मिले और निसंदेह हमारे आदर्श थे। और 2 नाम लेना चाहूँगा परसाई जी के साथ साथ शरद जोशी। शरद जोशी भी एक बड़े व्यंगकार थे। वो भी मेरे आदर्श रहे। और लेकिन दोनों में अगर तुलना की जाए तो मैं शरद जोशी के निकट अपने आप को ज़्यादा पाता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा परसाई में कहीं ना कहीं विचारधारा की प्रतिबद्धता थी जी। और शरद जोशी थोड़ा सा उन्मुक्त थे। तो लेकिन फिर भी दोनों व्यंगकारों ने मुझे बहुत कुछ दिया। उनको पढ़ते हुए मैं बड़ा हुआ। अपनी कलम को मांझने की कोशिश मैंने परसाई और शरद जोशी दोनों के कारण किया, इसलिए दोनों पर मैं शोध करना चाहता था और मैंने शुरू भी किया। तो ये दोनों मेरे आदर्श है। और रचनावली के कारण तो मुझे अच्छा लगा कि जिसको पढ़ करके हमने व्यंग लिखने की तमीज़ ग्रहण की, उसकी रचनावली मैंने खरीदी उस समय 1986 में जी 85 में। और उसी रचनाकार को फॉलो करते करते तथा मेरी रचनावली भी 40 साल बाद आ गई। तो स्वाभाविक ही ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आप बता रहे थे कि आपकी सारी रचनाएं लैपटॉप में सुरक्षित है। कभी आपको डर नहीं लगता कि लैपटॉप तो ऐसी चीज़ है जो कभी क्रैश हो गई, हार्ड डिस्क करप्ट हो गया, तो इस चीज़ का डर नहीं लगा कभी आपको? ये लगातार डर लगता रहा और बीच बीच में 1-2 साल में फाइलें करप्ट भी होती नहीं हैं जी। तो मैं चिंतित हो जाता था कि मेरा क्या होगा, तो मैं तो लुट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा जी। तो ले करके जाता हूँ कंप्यूटर वाले के पास और उससे आग्रह करता हूँ, देखो भाई, तो वो फिर वो कर लेता है, उसको करप्ट फाइल को भी रिकवर कर लेता है। तो लेकिन अब ध्यान रखता हूँ कि उसको अब जल्दी से जल्दी मेरी सारी चीज़ें उसमें अलग अलग हार्ड डिस्क में भी उसको सेफ रखा जाए, उसमें रख लूँ या पेन ड्राइव में अलग से सब निकाल के रख लूँ, ताकि भविष्य में कहीं फाइल करप्ट हो जाए जी तो दिक्कत ना हो। पंकज जी, इतने महनीय लेखक हुए हिंदी में, लेकिन आज भी जब किसी चीज़ में कोट करने की बारी आती है तो लोग अंग्रेजी लेखकों को कोट करते हैं। तो आपको ऐसा लगता है क्या कि अंग्रेजी लेखकों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है आज भी देश में? बहुत सही कहा, बहुत सुंदर प्रश्न है। मेरी एक पूरी किताब का शीर्षक ही है हिट होने के फार्मूले। एक व्यंग संग्रह है मेरा, हिट होने के फार्मूले ही नाम है जी। तो मैंने पहला ही व्यंग उसमें है कि हिट होने का फार्मूला क्या है कि आपको भारतीय लेखक का उल्लेख नहीं करना है, आपको बताना है जैक दरिदा क्या कहता है, और मैक्सिम गोर्की ने क्या कहा है या गोर्बाचोव ने क्या किया है, फॉरेन के 8-10 लेखकों के आप मार्क ट्वेन क्या शेक्सपियर क्या कहते हैं। हाँ, तो आप आपकी विद्वता दिखानी है। तो आप अगर आप तुलसीदास को कोट करेंगे या निराला जी को करेंगे तो लगेगा कि ये पिछड़ा हुआ लेखक है। तो आजकल ये फैशन हो गया है हमारे हिंदी में कि आप अंग्रेजी के कोटेशन सुना दें, अंग्रेजी में आधा भाषण दे दें, अंग्रेजी के कठिन कठिन शब्दों को आप हिंदी में प्रयोग करें। तो उसी को देखते हुए मैंने व्यंग किया हिट होने के फार्मूले। अगर आपको हिट होना है तो अंग्रेजी का सहारा लेना पड़ेगा। ये जो प्रश्न किया तो याद आ गया, एक मेरे व्यंग संग्रह का शीर्षक भी है हिट होने के फार्मूले। चूँकि हम लोग छत्तीसगढ़ से हैं तो छत्तीसगढ़ के जो बच्चे हैं जो हिंदी में लिखते होंगे, अपने आम भाषा में छत्तीसगढ़ी में सोचते होंगे, उनके हिट होने के लिए कौन सा फार्मूला है जो आप बताना चाहेंगे? नहीं, उनको तो सबसे बड़ा फार्मूला है कि आप अपनी भाषा पर गर्व करें। चाहे आप छत्तीसगढ़ी में लिख रहे हैं तो उस भाषा पर गर्व करें
और राष्ट्रभाषा है हिंदी। हालांकि 22 राष्ट्रभाषाएं हैं हमारी, सभी जी राष्ट्रभाषाएं हैं, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, सारी भाषाएं राष्ट्रभाषाएं हैं, लेकिन हिंदी राजभाषा है। और आज हम देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों में जब से ये मोदी सरकार आई है, हम देख रहे हैं कि हिंदी को पूरी दुनिया में महत्व मिल रहा है। जी अब तो यूएनओ में भी हिंदी के अनुवाद की शुरुआत हो गई है। तो हिंदी का महत्व बढ़ रहा है, वैश्विक महत्व बढ़ रहा है, इसलिए हीनता के बोझ से हमें उभरना चाहिए। जी और गर्व से कहना चाहिए कि गर्व से हम, मैं नहीं कहता गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो कि हम हिंदी वाले हैं। तो उसमें कोई छोटा व्यक्ति नहीं हो जाएगा। आप हिंदी में लिखिए और सम्मान के साथ सिर उठा करके अपनी भाषा पर गर्व कीजिए। छत्तीसगढ़ी में लिखते हैं तो गर्व से बोलिए छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। जी तो बाकी दुनिया क्या कहती है उससे हमें मतलब नहीं है। जी अपनी भाषा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है ना, निज भाषा उन्नति है, जी सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं एक उसूल। तो अपनी भाषा पे हमें गर्व करना चाहिए। एक आयातित भाषा है। हमारे फादर कामिल बुल्के बेल्जियम से भारत आए थे, वो ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आए थे, लेकिन भारत की हिंदी से इतने प्रभावित हुए और गोस्वामी तुलसीदास इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने गोस्वामी दास पर शोध किया, फिर शब्दकोश तैयार किया, हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश तैयार किया, और उन्होंने कहा कि इस देश में हिंदी को महारानी बन के रहना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमने उसे दासी बना दिया है और अंग्रेजी को इस देश की महारानी बना दिया है। तो इस हीनता बोझ से हिंदी वालों को उभरना चाहिए। तो फादर कामिल बुल्के का जो संदेश है, मैंने अपने जीवन में आत्मसात किया है। दुनिया के तमाम देशों की यात्राएं मैंने भी की है, लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़ी, चाहे वेस्ट इंडीज़ गया, लंदन गया, अंग्रेजी की ज़रूरत पड़ी, अंग्रेजी में टूटी फूटी अंग्रेजी हमने कही, लेकिन ज़्यादातर हमने हिंदी का ही इस्तेमाल किया। और मैंने ये महसूस किया है कि अब पूरी दुनिया में कहीं भी आप जाइए, हिंदी जानने वाले मिल जाते हैं आपको। कोई भारतीय मूल के लोग हैं जो वहाँ के नागरिक हो गए हैं, अब विदेश में भी लोग सीख रहे हैं, सूरीनाम में, गयाना में, मॉरिशस में, तो वहाँ तो हिंदी दूसरी भाषा है, राजभाषा है। सूरीनाम में तो सरनाम हिंदी चलती है जी। वेस्ट इंडीज में हिंदी है, हालांकि वो दक्षिणी अमेरिकी देश है जी, जहाँ ब्रायन लारा बहुत बड़ा जी क्रिकेटर में जी। तो वहाँ, लेकिन वहाँ भी हिंदी का, मैं जब गया था वहाँ 2002 में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वहाँ, विश्व हिंदी सम्मेलन नहीं, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन हुआ था, तो वहाँ मुझे जाने का सौभाग्य मिला। तो वहाँ मैंने देखा कि हिंदी का वातावरण बन रहा है, लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो पूरी दुनिया में, चीन हम लोग गए, वहाँ हिंदी वाले, वहाँ के चाइनीज़ लोग हिंदी सीख रहे हैं, जापानी लोग सीख रहे हैं। लंदन प्रवास में गया तो रूपर्ट स्नेल जैसा व्यक्ति जो वहीं का नागरिक है, ब्रिटेन का है, वो हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो पूरी दुनिया में हिंदी बढ़ रही है, इसलिए हमें हीनता के बोझ से उभरना है, और हिंदी में लिख रहे हैं तो गर्व के साथ लिखना चाहिए। आपने हिंदी को आत्मसात किया और हिंदी ने आपको बहुत कुछ दिया, देश विदेश में आपको सम्मान मिला, और आपने कहीं कहा भी है कि हिंदी अब अंतर्राष्ट्रीय भाषा होती जा रही है। और मैं देख रहा हूँ कि आप हिंदी में लिखते लिखते इतनी सारी आपको सम्मान मिली है, इतने सारे पुरस्कार मिले हैं, और अगर मैं एक एक के बारे में बात करूं तो शायद कई दिन पूरे हो जाएंगे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इतने सारे सम्मान जो यहाँ रखे हुए हैं, इसमें से कौन सा सम्मान आपके सबसे करीब है, और उसकी कुछ अगर ट्रॉफी अगर यहाँ रखी हुई है तो भी देखते हुए आप बताइए। जी, ये बहुत सारे सम्मान मिले हैं और मैं सम्मान को लेकर कभी भी अभिभूत नहीं होता। मुझे लगता है ये साइड इफेक्ट है, लेखन का साइड इफेक्ट है कि आप कर रहे हैं तो वो साइड इफेक्ट के रूप में जो सम्मान मिले हैं जी, उसमें अब किस सम्मान को बताऊं। एक उस सम्मान मुझे अच्छा लगा, जैसे कायस्थ समाज ने दिया। मैं तो एक ब्राह्मण समाज का हूँ, लेकिन कायस्थ समाज ने मुझे 2018 को सम्मानित किया जी, और नीचे 2 मोमेंटो रखे हुए, चल के आपको दिखाऊंगा, जो 2 महत्वपूर्ण सम्मान है। हालांकि सम्मान तो बहुत मिले जी, लेकिन अगर याद करूं तो उत्तर प्रदेश सरकार का जो सम्मान था, जो आपको कोरोना के समय आसपास मिला था, साहित्य भूषण जो सम्मान जी 2022 में जी, और 2018 में मुझे व्यंग्यश्री सम्मान मिला, और लखनऊ का अट्टहास सम्मान मिला जो नीचे रखा, चल के दिखाऊंगा। तो ये तो बहुत, जैसे ये भी पिछले साल लघु कथा भूषण सम्मान मिला, लघु कथाएं भी चूँकि मैं लिखता हूँ जी, और छत्तीसगढ़ी साहित्य महोत्सव में शामिल हुआ तो महाप्रसाद सम्मान मिला जी। बहुत सारे सम्मान है, लेकिन मुझे लगता है सम्मानों पर चर्चा करना अपने आप को एक तरह से छलना होगा। लेकिन 2-3 सम्मान जिनका मैंने कहा वो मुझे हमेशा प्रेरित करते हैं, जो साहित्य भूषण उत्तर प्रदेश सरकार का मिला, जी,
और व्यंग्यश्री सम्मान, अट्टहास सम्मान, जालंधर में मेरे उपन्यास को, माफिया उपन्यास को सम्मान मिला, उसका नाम भूल रहा हूँ। तो ऐसे कुछ 4-5 सम्मान है जो हमेशा मुझे याद आते हैं। और जैसे पत्रकारिता के लिए मुझे सम्मान मिला बेस्ट रिपोर्टिंग का, वो मुझे याद है, KP नारायण पत्रकारिता सम्मान। और मैं अपनी एक पत्रिका मैंने शुरू की, सद्भावना दर्पण जी। ये सद्भावना दर्पण पत्रिका अनुवाद की पत्रिका है। भारतीय भाषाओं के, विश्व भाषाओं की रचनाओं का हिंदी अनुवाद इसमें छपता है। और ये एक गर्व की बात है कि जब मध्य प्रदेश में सप्रे संग्रहालय एक है जी। भोपाल में, तो उस समय अविभाजित मध्य प्रदेश था, तो ये तय किया गया कि सप्रे संग्रहालय की ओर से प्रदेश की किसी लघु पत्रिका को सम्मानित किया जाए। तो सद्भावना दर्पण को पहला सम्मान मिला 5000 का 1998 में जी। 2000 में तो छत्तीसगढ़ बन गया जी। तो ये भी अपने किस्म का है कि कुछ सम्मान, वो उसका नाम था रामेश्वर गुरु पत्रकारिता सम्मान जी। तो लघु पत्रिका के लिए मुझे मिला। जी। तो ये कुछ सम्मान है जो मुझे याद आ रहे हैं। तो आपने इतनी सारी रचनाएं की है और आपकी बहुत सारी रचनाएं हैं, कविता हैं, गज़ल हैं। मैं चाहूँगा कि अगर कोई गज़ल आपकी लिखी हुई हो जो आपको याद आ रही हो, हाँ। तो वो आप 2 लाइन सुना देते तो ये अच्छा रहता। मतलब बहुत अच्छा किया, आप समापन की ओर हम बढ़ रहे हैं। जी। तो मुझे, मेरी ये गज़ल है जो मुझे न केवल मुझे याद है वरन बहुत सारे लोगों को याद है। एक सज्जन तो जब सेवानिवृत्त हुए जी। व्यास जी, तब उन्होंने सेवानिवृत्ति के समय वो रचना सुनाई थी, तो मैं सुना रहा हूँ। सहज सरल है कि आपकी शुभकामनाएं साथ हैं, आपकी शुभकामनाएं साथ हैं, क्या हुआ अगर कुछ बलाएं साथ हैं। आपकी शुभकामनाएं साथ हैं, क्या हुआ अगर कुछ बलाएं साथ हैं। और हारने का अर्थ यह भी जानिए, हारने का अर्थ यह भी जानिए, जीत की संभावनाएं साथ हैं। एक विधायक महोदय चुनाव लड़े, हार गए, तो मैंने कहा कि जीत की संभावनाएं सुनाए, तो बड़े प्रसन्न हुए। और मज़े की बात है, दूसरी बार जब चुनाव लड़े तो वो जीत गए। तो चुनाव जीतने के बाद अचानक मुझसे उनकी भेंट हो गई। अरे बोले, पंकज जी आपने जो गज़ल सुनाई थी, जीत की संभावना है साथ है, देखिए मैं जीत गया। तो मैं कहता हूँ कि आपकी शुभकामनाएं साथ हैं, क्या हुआ अगर कुछ बलाएं साथ हैं। और हारने का अर्थ यह भी जानिए कि जीत की संभावनाएं साथ हैं। और इस अंधेरे को फतह कर लेंगे हम, और रोशनी की कुछ कथाएं साथ हैं। और मर ही जाता मैं शहर में बच गया। हम लोग छोटे छोटे शहरों से आए लोग, मनेनगढ़ से, कोई सुकमा से, कोई दंतेवाड़ा से आकर के काम कर रहा है, तो मर ही जाता मैं शहर में बच गया, गांव की शीतल हवाएं साथ हैं। वाह। आपकी शुभकामनाएं साथ हैं, क्या हुआ अगर कुछ बलाएं साथ हैं। और ये जो तथाकथित सम्मान मिलते हैं, या जैसे पता लगा रैंकिंग में हम 10 नंबर आ गए, तो उसमें मुगालता नहीं पालना है। उसी के लिए मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी अपने लिए कि हो मुसीबत लाख पर यह ध्यान रखना तुम, हो मुसीबत लाख पर यह ध्यान रखना तुम, मन को भीतर से बहुत बलवान रखना तुम। और बहुत संभव है बना दे भीड़ तुमको देवता, बहुत संभव है बना दे भीड़ तुमको देवता, किंतु मन में एक अदद इंसान रखना तुम। हो मुसीबत लाख पर यह ध्यान रखना तुम, मन को भीतर से बहुत बलवान रखना तुम। पंकज जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं लगातार बस सुनता जाऊँ आपको, आपसे पूछता जाऊँ, क्योंकि जितनी किताबें आपने लिखी है उतना तो बहुत दूर की बात है, उसकी शायद चौथाई किताब भी मैंने आज तक पढ़ी नहीं है अपने 31 साल की उम्र में। तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ज्ञान का पिटारा खुल गया है। लेकिन अब हमें अंतिम तरफ जाना पड़ेगा। तो मैं चाहूँगा कि आज जो लोग युवा वर्ग हैं, जो साथी आज भी लिख रहे हैं, लिखने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, लिखना चाहते हैं, असमंजस में रहते हैं और आपको देखकर सीखेंगे कि आपने छत्तीसगढ़ में रहते हुए इतनी किताबें लिखी, प्रकाशित करवाई और आज इतना बड़ा मुकाम आपने हासिल किया, तो उनके लिए 2 लाइन आप कहें ताकि वो प्रेरित होकर लिखते रहें और आगे बढ़ते रहें। बस 2 लाइन यही है यार कि अपने, क्योंकि मैं शुरू से इस पक्ष में रहा, जब मैं एकदम किशोर था, युवा अवस्था में था, तब भी मैं अपने साथ के छोटे भाइयों को लगातार प्रेरित करता था, मोटिवेशनल उनके साथ रखता था अपना व्यवहार। और आज भी मैं अपने जो नए लड़के लेखककार हैं उनके साथ भी मेरा वही दोस्ताना व्यवहार है। उनसे मैं यही कहता हूँ कि आपको अधिक से अधिक अध्ययन करना है। आपको लोहिया जी के शब्द में कहूँ कि हमें आधुनिक तो बनना है, लेकिन हमें पीछे देखो कि आधुनिकता
के साथ आगे बढ़ना है। तो पीछे देखो कि आधुनिकता कैसे, जब हम पीछे मुड़ कर के देखेंगे तो हमारे यहाँ विराट गैलेक्सी दिखाई देगी। हमें स्वामी विवेकानंद दिखाई देंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र दिखाई देंगे, दिनकर दिखाएंगे, निराला दिखाई देंगे, दुष्यंत दिखाई देंगे। एक लंबी सूची हमें दिखाई देती है। हम जब तक उनके साहित्य का अवगाहन नहीं करेंगे, उसका अध्ययन नहीं करेंगे, हमारे विचार प्रखर नहीं हो पाएंगे। आज ये हो रहा, मैं देख रहा हूँ कि जैसे चर्चा हुई कि AI का दौर आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ गया है, मौलिकता खत्म हो रही है। उस मौलिकता को नई पीढ़ी को बचा कर रखना पड़ेगा। आप ठीक है, आप बाईलिंगुअल हो जाएं, आप इंग्लिश के सहारे लिखें, अंग्रेजी कर दें, अंग्रेजी के शब्दों का वर्चस्व उसमें आ जाए आपके लेखन में, आप हिंदी और अंग्रेजी को मिला करके लिखें, कोई बात नहीं, स्वागत है। लेकिन आपकी अपनी मौलिकता होनी चाहिए। आप जो भी सोचें 100% आपके दिमाग की वो उपज हो, न कि चैट GPT की मदद से आप लिखें। तो यही चाहता हूँ, मौलिकता को ध्यान रखें और मन लगा करके के अतीत को खंगालें। हमारे सनातन संस्कृति में वेद, पुराण, उपनिषद, रामचरितमानस, गीता, ये सब चीज़ों को अगर हम पढ़ेंगे तो निस्संदेह हम भारतीय संस्कृति के निकट जाएंगे और अब संस्कृति से दूर होंगे। अभी हो ये रहा, नई पीढ़ी के बहुत सारे लेखक जब अश्लील साहित्य को देखते हैं, अंत में कहना चाहता हूँ अश्लील साहित्य की बात आ गई, जो इराटिक साहित्य है, जो बहुत अश्लीलता से भरा हुआ है, उसकी ओर ज़्यादा लड़के और लड़कियाँ आकर्षित हो रहे हैं और वैसा लिख रहे हैं। क्योंकि ऐसी किताबें इस समय बेस्ट सेलर भी हो रही हैं, उल्टा जिसमें सेक्स का खुलापन है, लिव इन रिलेशन की बात है, समलैंगिकता की बात है। तो ऐसी चीज़ों की ओर नई पीढ़ी ज़्यादा आकर्षित हो रही, क्योंकि उसको लगता है कि ऐसे ही लेखन हमें पॉपुलर कर सकता है। तो इस तथाकथित पॉपुलरता से दूर रहकर आप अपने सांस्कृतिक मूल्यों को ध्यान रखिए, तो आपके मन में भी एक नैतिक मूल्य जागृत होगा और लगेगा कि आप भारत देश में रह कर के लिख रहे हैं, आप सांस्कृतिक व्यक्ति हैं। तो मैं हमेशा चाहूँगा कि नई पीढ़ी को कि आप आधुनिक बनिए, लेकिन अपनी परंपरा से कटकर आधुनिक बनेंगे तो ये धीरे धीरे ये देश कब इंडिया में तब्दील हो जाएगा हम नहीं कह सकते। मतलब आप फले फूले लेकिन अपने जड़ से बने रहे। अपनी जड़ से बने रहे तो मुझे लगता है कि एक श्रेष्ठ साहित्य की रचना हम कर सकेंगे। आपने हमें इतना समय दिया, इतनी सारी बातें बताई, अपने पूरे जीवन के वृतांत बताए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यार बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग आए और विस्तार के साथ विस्तार से चर्चा हुई। ये विस्तारा न्यूज़ से तो विस्तार के साथ चर्चा हुई, ये मुझे अच्छा लगा जी। बहुत सारे लोगों को मैंने इंटरव्यू दिए हैं, लेकिन आज जिस तरह से तुमने मुझसे बात की, ये फ्री स्टाइल में बात की, तो ये जो प्रयोग है ये बहुत अच्छा लगा। और इस तरह से सोच बने रहे, ये नवाचार है। ये कि हम बैठ करके एक जगह जड़ होकर के बात न करते हुए चेतन अवस्था में बात करें, ये बड़ी बात है। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत आभार। इसी तरह से स्नेह प्यार बना रहे। तो आपने सुना गिरीश पंकज जी को, जिन्होंने साहित्य में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है और छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है। इनसे बात करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज हम बहुत कम समय में बहुत सारी कम चीज़ों को समेट पाए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आगे भी मैं इनसे एक बार और विस्तृत बातचीत करूं। हमारी बातचीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी होगी तो इसे अपनों तक शेयर भी करिएगा। कैमरा पर्सन किशन के साथ मैं सौरभ तिवारी, विस्तार न्यूज़, रायपुर।